अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई मुद्दे पर नहीं बल्कि जाति और धर्म के नाम पर आ गई है और उसमें से भी कुछ खतरनाक संकेत ऐसे मिल रहे हैं जो लव जिहाद के साथ आतंकवादी कनेक्शन तक से जुड़ते दिखाई और प्रतीत हो रहे हैं। ये मसले बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि इस प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जन समस्याओं की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से टेरर एक्टिविटीज से लेकर धर्म और जाति के आधार पर मसले निकलकर सामने आ रहे हैं वो समाज को एक चिंता की तरफ धकेल रहे हैं। हमें इसके बारे में खुली और विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। आज की डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, प्रयागराज में आज सुबह एक बड़ी चौंकाने वाली और सनसनीखेज जानकारी के साथ प्रयागराज पुलिस आई। पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की एक लड़की जो अपने अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान फ्रेंड के साथ चली गई थी, लव जिहाद जिसे बताया गया था। दरअसल वो एक्चुअली लव जिहाद नहीं था, वो केरला फाइल्स की तरह का एक केस था जहां पर उस दलित समाज की लड़की को आतंकवादी बनाने की कोशिश हो रही थी और उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेला जा रहा था। और ये बात खुद प्रयागराज की पुलिस ने अधिकृत रूप से दिए गए बयान में की। तो जब पुलिस का यह स्टेटमेंट आया उसके बाद से ये चिंताएं बढ़ी और ये देखने को मिला कि क्या वाकई में ऐसा मसला है और क्या इस मसले में ये सच निकलकर सामने आया है कि एक दलित समाज की लड़की को धर्म परिवर्तन कराकर केरल ले जाकर वहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियों में धकेलने की कोशिश हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज और बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन इस पर कोई राजनीतिक दलों की तरफ से कोई टिप्पणी भी नहीं आई और इस मसले को लेकर एक सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस पर ओपन फोरम पे बात होनी चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है। क्या वाकई में कोई आतंकवादी संगठन उत्तर प्रदेश के भीतर सक्रिय है जो इस तरह से धर्मांतरण करा रहा है, और अगर करा रहा है तो एजेंसीज को अब तक कोई भनक क्यों नहीं मिली और इस मामले में अब तक क्या निर्णायक कार्रवाई की गई? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है और अगर नहीं है तो इस विषय को भी पुलिस को स्पष्टता के साथ आना चाहिए। लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में भी कुछ विषय चल रहे हैं जहां पर पैंट उतरवाकर धर्म देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, दुकानों की तलाशी हो रही है और वहां कुछ हिंदू संगठन छापे मार रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि वहां मुसलमान है या हिंदू की दुकान है। पैंट उतरवाकर धर्म की पहचान। तो जैसे जैसे हम 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये स्पष्टता से देख पा रहे होंगे बहनों भाइयों कि मुद्दे बदल रहे हैं। उन मुद्दों की तरफ सब कुछ आने की कोशिश हो रही है जिन मुद्दों के आधार पर पहले भी चुनाव लड़े गए हैं। तो ये प्रयागराज की केरल फाइल्स का संबंध क्या वाकई में टेरर एक्टिविटीज से है और क्या जो मुजफ्फरनगर में चल रहा है वो क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ चल रही है? मैं चाहता हूं कि आप पहले ये खबर देख लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या प्रयागराज की धरती से कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? 15 साल की एक दलित लड़की जो यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली है, उसे रातों रात कैसे जिहादियों ने अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की, ये खुलासा होश उड़ा देने वाला है। 8 मई को वो लड़की शादी समारोह में शामिल होने गई थी, पर उसे कैसे रातों रात दिल्ली और फिर केरल पहुंचा दिया जाता है। वहां कुछ लोग उसका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप समझ सके कि जो दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं वो कैसे इनके नाम पर सिर्फ अपना चेहरा और अपनी सियासत चमका रहे हैं। चंद्रशेखर ब्राह्मण बनाम पाल की सियासत तो करते हैं, वहां जाने की भी कोशिश करते हैं और उनके समर्थक जमकर उत्पात मचाते हैं, पर दूसरी तरफ इस घटना पर उतने मुखर नहीं होते। मायावती से लेकर तमाम विपक्षी नेता शायद ही इस पर अपनी तीखी जुबान खोले, पर यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस हर एंगल से इसकी जांच में जुटी हुई है। जो बयान लिए गए सबसे पहले क्योंकि काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा, तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया और उससे जो जानकारी जुटाई गई या अन्य आदमियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई, तो उसको वहां पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग इन्वॉल्व, जिसके पश्चात वहां उसकी तरह से वहां से छूट करके वहां से भागी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां ने 28 जून को इसकी शिकायत दी और 30 जून को बच्ची के बरामद होने की खबर सामने आती है। ऐसा लालच ले गई, उसके बाद वहाँ कहे चलो तुम वो इस्लामिया बनाएंगे, वहाँ पैसा भी मिलेगा, लेके गए तो वहाँ से कैब ने जहाँ है टिकट कटवा करके केलर के लिए बैठा दिया गाड़ी पे, और कैब ने वापस चलाया, वो केलर चली गई। वहाँ आतंकबाजियों के कमरा था। हमारी लड़की चंगुल से लेकर करके वो स्टेशन भाग गई। उन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, तो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आया हमारी लड़की। तो सवाल उठता है कि क्या यूपी को केरल और बंगाल बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी 2022 को ही कह दिया था कि हम यूपी को केरल बंगाल नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। साल 2022 में योगी ये बयान देते हैं। साल 2023 में द केरल स्टोरी नाम की फिल्म आती है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि जबरन गैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक गैंग काम कर रहा है और उन्हें जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस फिल्म का कई लोग विरोध भी करते हैं, पर अब वो लोग प्रयागराज की इस घटना पर क्या कहेंगे, द डिबेट में सुनिए पूरी चर्चा। तो बहन भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वामी यशवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से। मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और SM अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और आपसे ये मेरा पहला प्रश्न है कि इस बात के क्या एविडेंस हैं कि प्रयागराज में जो दलित लड़की का धर्मांतरण हुआ उसे आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित किया जा रहा है, और अगर ऐसा था तो जांच एजेंसियों ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, मुझे लगता है जिस तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद जिस तारीख से लड़की मिली है और जो लोग उसको बहला फुसला कर ले गए थे, पुलिस की जांच जारी है ब्रजेश जी। तमाम तथ्य सामने आए और तमाम जांच के तथ्य आगे सामने आएंगे। पर यदि ये सच्चाई है जैसा कि लड़की बयां कर रही है और उसके घर वाले बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत खतरनाक तरीका है। फिल्मों में जरूर देखा जा रहा था, अगर वो हमारे बीच में वो लोग हैं, हमारे आसपास वो लोग हैं, तो माहौल खराब है। जांच एजेंसियां जरूर जुटी हैं और वो खोज भी निकालेंगी, हमारी जांच एजेंसियां, कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कब से ये वारदात शुरू हुई है, कितने लोगों को बहलाया फुसलाया गया, या ये पहला केस है। ये चीजें अभी आनी सामने बाकी हैं, पर मुझे लगता है जांच एजेंसियों की कार्रवाई में ये चीजें सामने आएंगी। जो लोग पकड़े गए उनसे पूछताछ होगी, लड़की से एविडेंस होगी, मौके पर जाकर भी तमाम चीजों की पूछताछ होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले का मैंने आज बड़ा विस्तृत अध्ययन किया, चूंकि डिबेट करनी थी, तो मैंने इस मामले में जितनी मालूमात पुलिस और रिपोर्टर्स या उनके परिजनों के माध्यम से हुई लड़की के, एक बात है जो अभी तक जिसका कोई जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्या हो गया कि ओवरनाइट वो लड़की और किसने सपोर्ट के जरिए वो प्रयागराज से दिल्ली पहुंचती है रातों रात, एंड देन इमीडिएटली उसे केरला भेज दिया जाता है। यही एक वो कड़ी है जिसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई, और यहीं से डाउट क्रिएट होता है कि कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, तमाम कड़ियों में कड़ियां जो पुलिस की तफ्तीश में तमाम चीजें जुड़ती हैं और हर कड़ी का वो जवाब ढूंढते हैं, सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। और मुझे लगता है जब तक ये पूरा मामला फिट नहीं बैठता तब तक तमाम चीजें अभी हमारे सामने आनी बाकी है। मुझे लगता है जांच चल रही है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, और जो दोषी होंगे वो जरूर पकड़े जाएंगे। हमारी जांच एजेंसियों के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। पर ऐसा कैसे हो गया कि योगी जी के राज में, बीजेपी की हुकूमत में लव जिहाद चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, तमाम ऐसे मसले हैं जो कई बार
सरकार के हाथ से बाहर होते हैं। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई कर दी। योगी आदित्यनाथ जी एक सख्त प्रशासक हैं, बताया है, कानून बनाया है, सब कुछ किया है। उसके बाद भी मुझे लगता है इतनी बड़ी आईपीसी लिखने के बाद भी, कानून कड़ाई से बने होने के बाद भी, अभी हमने भारतीय दंड संहिता, एविडेंस एक्ट सब बदला है, उसको कड़ा किया है, कठोर किया है, उसके बाद भी कई बार अपराधी जो है वो अपराध करने से बाज नहीं आते। और इसीलिए कानून की धाराएं उनको दंड देने के लिए बनी है। और न्यायालय जब उन्हें दंड देता है, इसलिए दंड देता है कि उससे और लोगों को सीख मिले, वो अपराध के रास्ते पर ना जाएं। मुझे लगता है इस मामले में भी यही होगा। जो दंड पाएंगे उससे जो दोषी हैं या जो उनके संबंधी हैं या जो उनसे जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उन तक एक नसीहत पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। मतीन खान मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन जी, शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब लव जिहाद हो या टेरर एक्टिविटी में शामिल होने की आशंका के बीच इस तरह की एक्टिविटी में आप सब लोग कम्युनिटी में अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाते हैं? आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम आज मुझे बुलाया। और वैसे मैं आपको बुलाता रहा हूँ, जब सुरेंद्र राजपूत आए तब आपको बुलाया, आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। अभी आपने देखा है कि साहब योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट था और उन्होंने ये कहा था केरल और पश्चिम बंगाल यानी कि जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वो टारगेट पे है। यहाँ पर जिस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, इटावा वाले मामले को हमेशा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है कि एक इशू को दबाने के लिए दूसरा इशू क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए हीरू वाजपेयी जैसे लोग बड़े महान हैं और ये लोग बड़े अक्लमंदी से और इसको जो है डाइवर्सन का काम करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को जो जला दिया जाता है और इसी तरह से अपाल समाज की बेटी का इस तरह से एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कि ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और ये सारे लोग, अगर ये बात सिर्फ हीरो वाजपेयी कह रहे होते तो चिंताजनक नहीं होती। बट प्रयागराज पुलिस का ज्वाइंट कमिश्नर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमने आपको वो भी सुनवाया, इस कारण ये डिबेट बनती है। पुलिस ऑफिशियली बोल रही है। हाँ, पुलिस ऑफिशियली बोलेगी क्योंकि सरकार की ईमा है ना, सरकार की मंशा ये है कि आप ये बोलिए। अभी देखिए कि वो लड़की का जैसे बताया कि वो लड़की इलाहाबाद से दिल्ली गई और दिल्ली से फिर चली गई केरल और केरल में जा करके उसका धर्मांतरण कराया जा रहा। उसकी उम्र है 15 साल। ये एक जो प्रशासन जो इनका बड़ा जबरदस्त प्रशासन है, प्रशासनिक विभाग है, यानी कि वो पूरा प्रशासन इनका पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकारा है। पर एक बात बताइए, आप पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार भी तो कर सकते हैं। ऐसी क्या अफरा तफरी आप मचाएं कि आपने क्लीन चिट दे दी? चली गई, अकेले चली गई, 10 लोग लेके गए, 2 लोग लेके गए, कुछ मालूम नहीं अभी। और वहां जाने के बाद फिर धर्मांतरण होने लगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ गैर भाजपाई सरकारों को बदनाम करने की एक साजिश है? तो क्या फिर आपको क्या लगता है कि ओवरनाइट वो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसको डाइवर्ट करने की एक साजिश है? क्या ये नहीं हो रहा है कि साहब जहां पर इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, ये आज से नहीं है क्योंकि वहां लेफ्ट की सरकार है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसे देश में अल्पसंख्यक अब ईसाई हो, जैसा कि थैंक यू मतीन जी, शुक्रिया। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या आपको भी इस बात का शक है जैसा कि प्रयागराज पुलिस को है कि इसमें कुछ टेरर लिंक है, कुछ आतंकवादी गतिविधियां सम्मिलित हैं? वरना क्या कारण है कि ओवरनाइट वो बच्ची प्रयागराज से दिल्ली और फिर दिल्ली से केरल पहुंच जाती है? अगर ये बात सच है ब्रजेश भाई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। 11 साल से लगातार केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के टेरर पर उन्होंने कितना बड़ा काम किया है और 8 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, चूंकि आपके ही चैनल पर हम लोगों ने बहस की थी। कानपुर में 13 मामले लव जिहाद के आए थे 2 साल पहले। कितने? 13। ओके।
13 मामले जो लव जिहाद के आए थे, और ऐसा हो गया था कि उबल गया था पूरा चैनल, और आपके न्यूज 18 में नाम नहीं लूंगा, सारे चैनलों ने बिल्कुल ऐसा लग गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। और ये सारे के उसके बाद क्या हुआ सर, 13 के 13 मामलों में पुलिस ने एफआईआर लगाई कि ये सारे के सारे केस झूठे हैं, सारे के सारे। अब बात समझिएगा, अब इसको बड़ा पुराना सा एक शेर याद आ जाता है ना सर, कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा हमने कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। ये पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं ना, आज सुधांशु मिश्रा जी ने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कौन है? सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा, सबको मिश्रा कहे के मत बदल। अरे सर, अभी तो ठाकुर और मिश्रा में भी झगड़ा होगा, ठीक है ना सर। आपको मैं बताऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो संस्कृत में अंग्रेजी वाला झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 24,000 मंदिर है देश में, 3 लाख मंदिर खाली। सर इस मुद्दे पे इसी मुद्दे पर हूं सर। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा देश में सरिया कानून लागू था। तो हमने पूछा उनसे कि सुधांशु जी, 2014 से पहले जब हमारी सरकार थी, देश में संविधान नहीं था, सरिया था, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने क्या सरिया में शपथ ली है? अगर ली है तो ठीक, और नहीं ली है तो संविधान की आप बात करें। उसके बाद उन्होंने कहा देश में एक पार्टी है, ये समाजवादी है, नमाजवादी है, नमाजवाद क्या नाम, समाजवाद एक कोड है, उन्होंने कहा, धनखड़ साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि साहब ये तो नासूर है। तो हमने कहा भाई आपको अगर नासूर लगता है बड़े भाई, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, गिरिराज सिंह जी वीजा मंत्री के साथ में आप मिलकर के चले जाओ धनखड़। पर ये चीज आपको थोड़ा कंसर्न नहीं करती, चिंता में नहीं डालती? अगर कुछ भी कनेक्शन निकलता है नहीं, जैसा कि पुलिस क्लेम कर रही है, ये बात आपको चिंतित नहीं करती? मेरी मांग है कि एनआईए की जांच हो। एनआईए, हाँ, एनआईए की जांच हो, और एनआईए, हाँ ठीक बात, एनआईए की जांच हो। और एनआईए ने जिस तरीके से, जितने इस समय पिछले दिनों आपको याद होगा ब्रजेश भाई, कि पूरे देश में रेल की पटरियों का जिहाद हो गया था, याद है आपको कि हर जगह पे ये आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एनआईए ने 7 की 7 क्लोजर रिपोर्ट करी कि नशेड़ी लोग खंबा तोड़ रहे। तो आप चाहते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी चाहती है इसकी एनआईए जांच हो? हम एनआईए की जांच चाहते हैं। नंबर 1, हमें पुलिस पर कतई, हाँ पुलिस जो है बगैर दबाव के पुलिस पे, हाँ पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जो दबाव उत्तर प्रदेश में सरकार का है, वही दबाव देश में भी सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार का है। और जिस तरीके से ये लोग, सुन लीजिए सर 5 सेकंड सर, हो गया सर 5 सेकंड। तो जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों को, आदिवासी को, दलितों को, इन सब लोगों का इन्होंने आरक्षण खत्म करने की साजिश रची है, संविधान को बदलने की साजिश रची है। इसीलिए दिल्ली से भी आज एंटी मुस्लिम बात आई, और उत्तर प्रदेश से भी एंटी मुस्लिम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैसे तो आप सभी विषयों पर बोलते हैं, सब पर कंसर्न रखते हैं, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने ये जो खुलासा किया है और जो तथ्य सामने रखे हैं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोली कुछ, कोई खास बात है? नहीं, समाजवादी पार्टी से अगर आप जैसे जागरूक और जनवादी पत्रकार सवाल करेंगे, तो समाजवादी पार्टी कम से कम ऐसी पार्टी नहीं है कि पत्रकारों को जेल भेज देती है और ईडी भेज देती है। हर सवालों का जो लोकतंत्र, जनमानस, जमहूरियत के लिए आवश्यक है, उसका जवाब देती है। पहले तो जो पुलिस कह रही है उससे 2, 3, 4 बातों की मौन स्वीकृति हो रही है, उसको आप भी मानेंगे, धीरू भाई भी मानेंगे, सब जितने बैठे लोग हैं, सुरेंद्र भैया भी मानेंगे। एक बात यह है कि आपको तथ्यों के साथ संवाद करना चाहिए और अपने दर्शकों को पूरी बात बतानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी लोक और जन स्वीकृति है। आप अब दर्शकों को यह नहीं बताया कि वो बेटी कब गायब हुई थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटी कब गायब हुई, आप जरा जवाब दीजिए। बेटी गायब हुई पिछले महीने मई में 8 तारीख को। बेटी की एफआईआर कब लिखी गई? 28 जून को। ये जो 50 दिन बीता है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है, योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि बेटी के साथ एक चौराहे पर छेड़खानी करेगा, दूसरे चौराहे पर यमराज से मिलेगा। हालांकि हालात ये है कि बीएचयू के दरिंदे बेटी के साथ बर्बरता करते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शायद उनका बयान नहीं सुना, अजय पाल शर्मा का, जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ। सुन ले, सवाल सुन ले, फिर आराम से जवाब दीजिए। उनका कहना था कि 28 तारीख को उनको एक क्लू मिला, तब उन्होंने एफआईआर के लिए स्वीकृति दी, और इसका टेरर लिंक निकला है।
नहीं, मैं उनके सवाल पर ही जा रहा हूं। मैं ये तो अब जानना चाह रहा हूं ना कि कोई बेटी जब 50 दिन हो जाएगा तब उसके घर के लोगों को एफआईआर, इससे पहले घर के लोगों ने क्या कोई आशंका जताई, कोई बात हुई, तब पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं करा? तो एक तो सरकार का एक फेल जो है, उसको जो सरकार की एक असफलता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आप एक धर्माचार्य को बैठाए हैं, तथाकथित धर्माचार्य को, वो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी के प्रति सम्मान का भाव रखें। मैं सम्मान का ही भाव, आप अपना पक्ष रखें। जब किसी की आइडेंटिटी अब सरकार नहीं चेक करेगी, कोई धर्माचार्य चेक करेगा, तो यही मानेंगे ना कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय व्यवस्था अब सरकार नहीं चला रही, धर्माचार्य और पंडित ये केरल वाले जो हैं ये आतंकवाद का इस्तेमाल करके लव जिहाद करवा रहे हैं। देखिए ये सवाल इतना असहज क्यों करता है आपको? आप देखिए, मैं तो कितनी साहब विनम्रता से बात कर रहा हूं, असहज आप पुलिस के सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पुलिस से ही जानना चाह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और बेटियों का एफआईआर, इससे पहले आपको बनारस का प्रकरण हमने बताया, बेटी मर गई, 8 दिन बाद उसकी एफआईआर लाज हुई, और उसमें हम लोगों पर सच की बात कहने पर उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जाता? चंदौली की निशा यादव से लेकर के, हाथरस के बेटी से लेकर के, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ की बेटी से लेकर के, बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कौन लोग थे, और उन दरिंदों के पक्ष में खड़े होने वाले कौन लोग थे? वो एक जो बात है कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा। तो अच्छा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी भी इस हक में है, जैसा कांग्रेस इस हक में है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए? देखिए, ये तो आप भी जो होगी या ना हो, ये जो देश के संवैधानिक संस्थान है, इस समय जो कभी भी इस देश के जो संवैधानिक संस्थान होते थे वो आम आदमी के भरोसे की दीवार होते थे। क्योंकि आम आदमी के खिलाफ सरकार हो सक जाए तो आम आदमी का भरोसा इस देश की संवैधानिक संस्थानों पर था। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालात यह है कि न्यायिक अवहेलना के लिए और स्वजाति अपराधियों को संरक्षण देने के लिए यह सरकार जानी जा रही है। एनआईए की जांच के से आप सहमत हैं या असहमत हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश के हर संवैधानिक संस्थाओं का जिसमें भारतीय जनता पार्टी घुस चुकी है उसकी जांच होनी चाहिए। हर संवैधानिक संस्थान को संविधान के प्रस्तावना और उद्देशिका के हिसाब से चलना चाहिए। अभी यशवीर जी ले लो, फिर आपके पास लौटता हूं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ स्वामी यशवीर जी मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से, और इन्हीं का संगठन मुजफ्फरनगर में ये आंदोलन चला रहा है, जहां इनकी टीम अनधिकृत रूप से छापे डालती है और कई जगह वो चेक करते हैं कि वो हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है। स्वामी जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हो रहा है, ये जो पॉइंट उतरवा के धर्म चेक किया जा रहा है या आधार कार्ड चेक करा रहे हैं, ये आप ही लोग कर रहे हैं? देखिए, वहां पर किसी की भी पैंट नहीं उतरी है। ये तो केवल आरोप लगाना है और अपनी गलतियों से बचना है, क्योंकि हमारा एक अपना उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाते हैं हमारे कांवड़ बंधु, यहां से हरिद्वार से गंगा जल लेकर के जाते हैं जी। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो हम ध्यान दिलाते हैं, इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान है जो हमारे देवी देवताओं के नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन उन देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाने वाले कोई भी सनातन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं। अब आप देखिए, हमारे धर्म का विषय है, हमें किसी की दुकान से कोई परहेज नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अपनी दुकान चलाए, लेकिन वो अपने नाम से चलाए, न कि हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर। यदि कोई हिंदू जी मुस्लिम नाम से दुकान चलाने लगे तो वे लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे 2-3 सवाल हैं आपके लिए, 2-3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है कि ये जो कुछ हो रहा है मुजफ्फरनगर में, ये जो छापे डाले जा रहे हैं, ये लोगों की आइडेंटिटी चेक हो रही है, ये आपके लोग कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म के सभी लोग कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप लोगों ने देखा है थूकने और मूतने का जो गैंग है। आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? आपका संगठन इसके पीछे है या आप अपने को खारिज करते हैं?
नहीं, देखिए सभी लोग हैं हिंदू समाज का अपना, सभी हिंदू समाज एक ही संगठन है वो, और हिंदू समाज सर मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं कि क्या आपका संगठन इसके पीछे है? देखिए हम लोग भी हिंदू समाज के अंग हैं, ये समझ करके आप लोग चलिए, केवल एक संगठन की बात न करिए, केवल हिंदू समाज की बात करिए, और हम लोग भी इसके हिस्से हैं, और सभी को हम ये सर मैं चौथी बार पूछ रहा हूं कि क्या आपका संगठन इसके पीछे है? मैंने आपको कहा कि हम हिंदू समाज के अंग हैं। आप इन अनधिकृत छापों के पीछे आपका संगठन है अथवा नहीं, ये मानने में क्या परहेज है? अगर कर रहे हैं तो कहिए हाँ कर रहा हूं। नहीं, पूरा हिंदू समाज एक संगठन है, आप ही बताइए, पूरा जितना भी हिंदू समाज है वो सब एक संगठन है। तो फिर लोग बेवजह आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि ऐसा काम आप कर रहे हो। देखिए वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वो इस तरह की कार्यवाही में भागीदार हो रहे हैं कि देखिए। दूसरा प्रश्न है कि इस तरह के अनधिकृत छापे डालने, लोगों की पैंट उतरवाने, या आधार कार्ड चेक करने, या होर्डिंग चेक करने, या कर्मचारियों की आइडेंटिटी, सर सवाल पूरा हो जाने, या कर्मचारियों की आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार क्या आपको मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी से बात हुई, उन्होंने दिया आपको, सौंपा है कि ये काम करिए स्वामी जी? देखिए सारे कार्य सरकार नहीं किया करती, सारे कार्य पुलिस प्रशासन नहीं करती, कुछ जनता को भी करना पड़ता है। ये हमारे सनातन धर्म का विषय है। यदि बिल्कुल ठीक है कि आपका विषय है, नहीं देश कानून और संविधान से चलता है ना, क्या वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी ने आपको अधिकृत किया? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है, हालांकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड को लगाने का मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को क्या संविधान के धाराओं में आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है? क्या प्रशासन ने या सरकार ने उनको अगर आपकी कोई भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप पुलिस में, प्रशासन में स्वामी जी शिकायत कर सकते हैं, पर क्या आप जो कर रहे हैं उसके पीछे डीएम और एसएसपी ने आपसे कहा है कि आप ऐसा करो? देखिए कोई बात हुई है डीएम से, एसएसपी से? अपना धर्म का विषय, हम अपने धर्म की रक्षा करनी, हम सनातन धर्म के साधु हैं, और साधुओं का कार्य है जहां भी बुराई होती है उसकी आवाज उठाए। क्या मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी से आपकी बात हुई इस बारे में? और पुलिस प्रशासन फिर उसको क्रियान्वित करती है, वो देखती है कि हमारी आवाज अच्छी है या बुरी है, ये उसका निर्णय है। लेकिन हमने आवाज उठाई तो अब पुलिस प्रशासन थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। आप एक तरफा बोल रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं, क्या जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने जो प्रश्न किया था पहले मैं उसका उत्तर दे दूं, जिससे कि आप, मैं 2 सवाल पूछा हूं, आपने दोनों के जवाब नहीं दिए। आपने पैंट उतारने का और वहां मैंने सुने तो मैंने क्या पूछा, मैं दोहरा देता हूं, मैंने जो पूछा सुन ले, सुनने का शब्द रखें सर। पहला सवाल कि जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हो रहा है उसके पीछे आपका संगठन है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, क्या डीएम मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर ने से आपकी कोई बात हुई है, उन्होंने आपको अधिकृत किया इस तरह के छापा डालने के लिए? देखिए मैंने बताया हम सनातन धर्म के एक अंग हैं, और सनातन धर्म के लिए जब भी कोई ऐसी बातें होती है, सनातन धर्म के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आवाज उठाए। तो हमें किसी ने अधिकृत नहीं किया, लेकिन हमने अपनी आवाज उठाई है, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई है। और जहां तक आप लोग ने अभी कहा था पैंट उतारने का, देखिए जिस समय हम वहां चेकिंग कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी। अब आप लोग देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, मुझे ऐसा लगता है कि रात तक आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएम मुजफ्फरनगर आपके खिलाफ एफआईआर इनिशिएट कर रहे हैं। देखो हमें तो पता नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। धर्म की रक्षा हो सकता है कि आपको जेल में डाल दें। नहीं, धर्म की रक्षा के लिए तो बलिदान भी देने पड़ते हैं। तो क्या आप जेल जाने को तैयार हैं? अजी कुछ नहीं, कुछ भी होगा, जो होगा। क्या आप जेल जाने को तैयार हैं? अजी धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसे जब होगा, जबकि जब देखी जाएगी। आप भविष्य की बातें पहले। आगे एक सवाल और है कि क्या आप ये छापे की कार्रवाई आगे जारी रखेंगे या अब इससे आप पीछे हटेंगे? देखिए, ये सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहेंगे, और ये अभियान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमें समय देने के लिए और अपने विचार और पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। स्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एसएम अशरफ मौजूद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं इस्लामिक मामलों के। आपका धन्यवाद अशरफ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन तो केरल के जिहाद से निकला और आतंकवाद से निकला, और ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसा बात अजय पाल शर्मा जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं प्रयागराज के, उन्होंने क्लेम किया। ये बीजेपी का स्टेटमेंट नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हाँ, कि जब विक्टिम जो है कोई हिंदू होगा और जो अपराधी होगा वो मुसलमान होगा, तो उसका कनेक्शन हमेशा जो है वो लव जिहाद और उसके बाद धर्म परिवर्तन से जोड़ दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं है। अगर इस केस में भी ऐसा हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता ही तो मान के आदमी चलता है। वो एक अपराधी है जिसने नजर में ये बड़ी जिसने अपराध किया, अपराधी है। उसके बाद अब धर्म से जोड़ दिया, लव जिहाद और मुसलमान और डाइवर्ट करना, ये सब मुझे नहीं पता कि सब की क्या हकीकत है। आप भी इस पर नहीं कुछ बोल पा रहे हैं कि क्या इसमें से किसी के कहने से थोड़ी कुछ हो जाए। अरे मैं कोई जांच अधिकारी थोड़ी, जब नहीं हुई तो जब जांच होगी तो आ जाएगा। सामने लेकिन सवाल एक सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला मुसलमान है, इसलिए आसान है। दूसरी बात सुनिए, स्वामी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इस पे आओ सर। मेरी उसमें भी बहुत अहम बात है। एनआईए की जांच से क्यों पीछे हट रहे हो आप? बीफ समझते हैं? बीफ क्या होता है? एनआईए की जांच से क्यों पीछे हट रहे हो? पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मांग तो करो सर, आपकी बात पे भी आऊंगा। स्वामी एनआईए की जांच की मांग तो करो सर। आप सुनते रहे, मेरी भी सुन लीजिए आप। सर मैंने जितने सवाल पूछे हैं उनसे, प्रवचन भी मैं बात कर रहा हूं, पहले सुनिए मेरी बात। सुनिए, आप इतने सवाल सुन भी नहीं पाएंगे जो स्वामी से किया आपने किया, लेकिन मेरा तो सुनिए कि स्वामी से मेरा सवाल क्या है। आप बताइए एनआईए की जांच होगी? पहले बताता हूं सर। अलकबीर कौन है? बीफ का मतलब समझते हैं आप? बीफ का मतलब गौ मांस, ये बुफोलो मांस नहीं है। उसका एक्सपोर्टर कौन है? अलकबीर। जाए वहां घेराव करें। अल अरबियन फूड है, उसका कौन है? सुनील कपूर। जाए वहां घेराव करें। ये बात करते हैं धर्म की, ये धर्म की चादर ओढ़ के इससे भी लोग काम एक बैठ, जहां मुसलमान है वहां उसके साथ जाके करो। अगर इतने बड़े धार्मिक इनको जाना चाहिए, जाके बंद गिराए, मोदी जी से बात करें, योगी जी से बात करें। तीनों चारों एक्सपोर्टर सारे के सारे हिंदू। नाम क्या उन्होंने रखा? अल अरबियन, अल कबीर। इसका मतलब क्या है? इसका कोई हिंदू अगर नाम रख सकता है मुसलमान, तो बिल्कुल कोई मुसलमान भी प्रयागराज की एनआईए जांच न हो, रख सकता है। प्रयागराज की एनआईए जांच न हो, बिल्कुल हो, कराइए नहीं जांच। एनआईए जांच में तो मांग तो करो। इतना इरिटेट क्यों हो? एनआईए जांच में एनआईए जांच चल रही थी, ऐसा क्या फंस गया जो इतने चिल्ला रहे हो? आराम से बात करते हैं। एनआईए जांच में आपने एमपी बना दिया था, किसको मालूम है? इतना क्यों चीख रहे हो? आराम से बात करो भाई, मुझे तकलीफ बहुत है। उसको एमपी बना दिया था ना। किसको? क्या नाम है जो भोपाल से जो है सांसद हुई थी? एनआईए जांच में तो हुई थी वो, उसके बाद भी आपने बना दिया उसको एमपी। यानी अगर हिंदू है वो तो उसको माथे पे बिठा देंगे आप, और मुसलमान होगा क्या आपके तो भीतर बिना जांच किए आप उसका नाम ले लेंगे? कि आप इस बात का इंतजार करें कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले? करने दीजिए पुलिस को। मैं तो सिर्फ जानता हूं मुलजिम है और 2 लोग थे, जो बयान उसकी मां का है कि इसमें किडनैप हुई बच्ची, उसमें एक जो है लेडी थी, दूसरा एक मुसलमान था। अब मनोज काका ने आपत्ति की कि भाई इतने दिन कैसे लगे, तो अजय पाल शर्मा ने जवाब दिया तो कि भाई 28 को इनपुट मिला है, वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर की, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इस इल्जाम से जब तक कि इसकी जांच नहीं हो जाती, मैं कतई इस बात को नहीं मानूंगा। काका पूछना चाहिए सर। मैं ये जानता हूं कि मुसलमान है तो आप किस तरह, क्या आप स्वामी जी बोले बड़ी बात कर, धर्म के नाम पे एफआईआर हो जाए कोई बात नहीं। धर्म के नाम पे वो आदमी बीफ बेच रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं स्वामी जी ने यह देखा आपने, उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया। मैंने कम से कम 5-6 बार पूछा, नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर यही माहौल रह गया तो नई जनरेशन जो मुसलमानों की है तो 1000 बार सोच रही कि हमें इस देश में और खासतौर पर इस प्रदेश में कैसे रहना है। वीरेंद्र जी हमारे साथ होंगे तो हमारे साथ जाती होगी। बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, ये प्रयागराज का मामला कितना गंभीर है और इसकी जो जांच चल रही है वो जांच किस तरह की है, और जो प्रयागराज का ये आतंकवादी कनेक्शन निकला है, इसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच में कहां तक आगे बढ़ाया, और अपोजिशन की तरफ से भी एक डिमांड आ रही है कि इसको एनआईए को दे दो जांच को। देखिए, धर्मांतरण को लेकर काफ़ी मामले आते रहते हैं, और जब धर्मांतरण का मामला आता है तो स्वाभाविक है कि एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, या एक तरफ हिंदू या एक तरफ ईसाई हो जाता है, और उसमें राजनीतिक दल फिर अपना कूदते, और बीजेपी के लिए एक बहुत शानदार मौका होता है। ये खबर जब 28 तारीख को एफआईआर लिखाई गई है और उसके बाद से गिरफ्तारी हुई है और लड़की बरामद हुई है, ये चीज़ें जो सामने आई उसमें जिहादी बनाना, आतंकी बनाना और धर्मांतरण कराना, ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैरत भरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का कोई संगठन या कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है, और विदेश भेजने के नाम पर पैसा का लालच देकर
नाबालिग लोगों को, नवयुवकों को, युवतियों को धर्मांतरण कराए जाने की तमाम सारे किस्से रहे हैं। प्रयागराज में जो हुआ है ये घटना भी अपने आप में काफ़ी आश्चर्य में डालती है, क्योंकि पूरब से धर्मांतरण के लिए केरल में ले जाकर इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना और जिहादी बनाने के मामले बहुत कम आते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में धर्मांतरण और जाति संघर्ष के तमाम सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था कि अगर यादव और पंडित में लड़ाई हुए तो फायदा भाजपा का होगा, और दलित और ठाकुर में अगर लड़ाई हुए तो फायदा समाजवादी को होगा। मायावती कमजोर पड़ चुकी हैं, अब चंद्रशेखर उनकी जगह दौड़ दौड़ जाते हैं, लेकिन इस धर्मांतरण वाले मामले में चंद्रशेखर भी नहीं गए, वो गए थे दूसरे मामले में। तो ये जो स्थितियां हैं ये सिर्फ अपने अपने राजनीतिक सेटिंग के हिसाब से हैं कि कहाँ फायदा मिले वहाँ पर बोलो, उससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में भी जो मामला आया, ये बात सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अब पंडित जी माँ वैष्णो ढाबा और पता लगा चलाने वाले दूसरे धर्म के, तो समस्या तो देखिए आएगी। जो बहुत धार्मिक है, कट्टर हैं, उनको ऐसे धर्म के मामले में ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने कह दिया था व्यवहारिकता में अमल में आना अभी शेष है, तो इसको लाना पड़ेगा, नहीं विरोध तो होगा। कोर्ट हरदम लाठी लेके थोड़ी बैठी रही। हाँ, क्योंकि ये पुलिस चेक नहीं कर रही है, ये कुछ संगठन कर रहे हैं। तो हालांकि मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लिए। देखिए, कुल मिलाकर मामला है कि भावनाओं को समझो। हाँ। जैसे सुरेंद्र राजपूत जी गाना गाते हैं कि भावनाओं को समझा नहीं जा रहा, इसलिए सब मामला हो रहा है। आज तो ये पंडित ठाकुर पर आना है मुझे लगता है ये निकाल दिए जाएंगे जल्दी अपनी कम्युनिटी से। ऐसा है कि राजपूत जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उस स्थिति से बाहर नहीं ला पा रहे हैं जिसमें कोई उनके पास जातीय गोलबंदी हो। तो अभी तो वो चारों तरफ अपना चला रहे हैं, जिधर से भी हाथ लग जाए जो चीजें। लेकिन प्रदेश में दलित वोटों को लेकर जो दावेदारी उभरी है मायावती के कमजोर होने के बाद, उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा दो प्रमुख हैं। ये दोनों जब जब इस तरह से कोई धर्मांतरण का मुद्दा आएगा या संघर्ष का मुद्दा आएगा तो ये सक्रिय होंगे। हम जिस देश में पैदा हुए हैं वहां पर कभी धर्म के आधार पर भेदभाव को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जो खून है वो धर्म के नाम पर तेजी से खौलता है, लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, भुखमरी की बात आती, तब खून नहीं खौलता है, तब शांति छा जाती है। और ये बात सच है कि कोई धर्म कभी खराब नहीं रहा, उस धर्म के मानने वाले इंसान खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो खराब व्यक्ति होता है उसका कोई धर्म भी नहीं होता। तो इतिहास में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम सूर थे, अकबर के जो सेनापति थे वो हिंदू थे, मान सिंह थे, ऐसे तमाम सारे लोग थे। तो बात जैसे अल कबीर के सुनील सब्बरवाल हैं अल कबीर मुस्लिम की नहीं है, बात कुर्सी की है, लिख के लाए हो। और अतुल सब्बरवाल, 4 लाइन सुनिएगा। हाँ, बोलिए। कि सांसें हैं, हवा है, मोहब्बत है, वफा है, ये फैसला मुश्किल है कि हम किसके लिए हैं, और गुस्ताख ना समझो, मुझे इतना बता दो कि अपनों पर सितम तो गैरों पर करम किसके लिए है, और तुम ही सनम हो और तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो, तुम ही जफा हो, और सितम करो तो मिसाल करे हो, और करम करो तो कमाल करे हो। अच्छा, जिस दिन आप और सुरेंद्र राजपूत रहें, राजनीतिक मुशायरा होना तो लगभग तय ही रहता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, अपना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस और
पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरुआत करते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी चाहे प्रयागराज देख लें, कौशाम्बी देख लें, औरैया देख लें, इटावा देख लें या फिर मुजफ्फरनगर, मैं देख रहा हूं इन दिनों धर्म और जाति की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो समाज में खाई उत्पन्न कर रही है। क्या आपको भी इसकी कोई चिंता है या आपको लगता है कि एक बढ़िया पॉलिटिकल इशू है और आप लोगों को इसका फायदा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती। हम किसी जात आधारित पार्टी नहीं है। ये बात लगातार आप पिछले कई 10 दिन से सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री जी की, जहां भी भाषण है वहां वो कहते हैं कि जात के आधार पर हमें कार्य नहीं करना चाहिए, सरकार सभी की होती है और जात के आधार पर आपको अपना वोट भी कास्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी जात का खड़ा है, किसी जात की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित पॉलिटिक्स कतई नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो लोग जो राजनीतिक दल ये कार्य करते थे, अब वो भले ही इस समय प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में ये बात आती जा रही है कि अगर जात के आधार पर कार्य होगा तो समाज में विघटन होगा और समाज में विघटन उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है। हम कतई नहीं चाहते कि जाति संघर्ष, मुजफ्फरनगर को लेकर एक सवाल है आपसे, धार्मिक आधार पर संघर्ष हो। इस वहां पर जिस तरह के कुछ हिंदूवादी संगठन या स्वामी यशवीर जैसे संगठन चलाने वाले लोग कुछ अनधिकृत छापे मार रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी या आपका विचारधारा उनको सपोर्ट करती है? ब्रजेश जी, मैं आपके सवाल को आधा सुनते ही जवाब दे। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मेरा मानना है कि समाज के लोग एक साथ बैठे, यदि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, अगर लोग नहीं खाना चाहते कि मुसलमान के यहाँ कोई चीज बनी है, खाना चाहते और उस पर लिखा है शिव स्वीट कॉर्नर और उसका प्रोपराइटर मुसलमान है, मुझे लगता है दोनों धर्मों के जो बड़े लोग हैं उन्हें बैठना चाहिए और इसका और इस तरह के छापे और ऐसी कार्रवाइयों के आप खिलाफ खाएंगे और चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। किसी भी कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं कहना चाहता हूं, ऐसा किसी को भी अधिकार कानूनन नहीं है कि कोई छापा मारे, कोई कुछ करे। जहां तक बहुत बात अभी आपने कही कि पैंट उतरवाई जा रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना किसी की पैंट उतरवा जा रही, ना कहीं ऐसा हो रहा है। पर यदि कहीं यह सूचना है तो बिल्कुल गलत है, कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पर मेरा एक मानना है कि अगर ये बात बार बार उठती है, कांवड़ यात्रा के दौरान, तमाम और पूजा पाठ के दौरान यदि उठती है, तो मुझे लगता है दूसरे धर्म के लोगों को भी हिंदू धर्म के लोगों के साथ बैठकर इसका एक सीधा साधा हल निकालना चाहिए। खाना पीना लगा रहेगा, ना कोई हिंदू देख के खा रहा है, ना कोई मुसलमान देख के खा रहा है। पर यदि कांवड़ में लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो धार्मिक आधार पर उस नाम का दुरुपयोग करके किसी की भावनाएं आहत ना हो। ऑलराइट, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, क्या लग रहा है इन दिनों, और अपोजिशन होने के नाते आपको भी इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि धर्म और जाति की लड़ाई इन दिनों कुछ अधिक नहीं बढ़ गई पिछले 1-2 महीने में? आप लोगों को सबको मिलकर इसे ठंडा करना चाहिए, ना कि इसे उकसाना और भड़काना चाहिए? नहीं, हमारी तो ये विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा का एक मूल उद्देश्य होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी को धर्म, जाति और उसके आधार पर नहीं बल्कि मानवता, इंसानियत के आधार पर कम से कम उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से समता का भाव हो और समता का समाज में विकास हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन जब इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि उनको संविधान पे नहीं बल्कि उनको एक जाति पे ज्यादा, एक जाति के होने का उनको ज्यादा गर्व है, जब इसी उत्तर प्रदेश में दलित भाइयों को सिर्फ इसलिए पीटा जाए और उनका हारमोनिया छीन लिया जाए कि वो दलित हों, जब इसी उत्तर प्रदेश में दलित भाइयों को इसलिए सिर्फ घोड़ी न चढ़ने दिया जाए कि वो दलित हों, जब इसी उत्तर प्रदेश में दलितों को चप्पल पहन के किसी सामंतियों के घर के दरवाजे से इसलिए न गुजरने दिया जाए कि वो दलित हों, इसी उत्तर प्रदेश में जब एक दलित की बेटी रात के 2 बजे अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन किए बगैर उसको जब मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाए क्योंकि वो एक दलित, यही आपका प्रिंसिपल इश्यू होगा इस बार 2027 के लिए? हमारा 2027 का तो बहुत साधारण प्रिंसिपल है
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और 2027 की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल जन्मदिन भी है, आपके चैनल के माध्यम से, सबके माध्यम से उनको बहुत बधाइयां, मनोकामना कि वो स्वस्थ रहें, सुदीर्घ रहें और भारत में समाजवादी और समावेशी और समता मूलक समाज बनाने का अगर कोई संकल्प व्यवहार में लिया है तो मैं निश्चित रूप से देखिए, आपके मित्र और आदर्श प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि स्वामी यशवीर हो या कोई भी इस तरह की कार्रवाई करेगा वो गलत है और इन पर एक्शन होना चाहिए। इन्होंने तो मुखालफत कर दी। मेरे ख्याल से स्वामी ओमवीर यशवीर अगर जुड़े होते तो सबसे ज्यादा निराश होते हीरो वाजपेयी की बात सुनकर। हीरो वाजपेयी यहीं से ये उद्घोषणा कर दें कि अब वो जो साधु थे जो चेक कर रहे थे उनको अभी अरेस्ट कर लिया। ये कैसे बस इतनी कह दें, इनके पास मैं मान लूंगा। ये सरकार थोड़ी फिर इनके पास क्या है, झूठ बोलना। बोलिए, बातें बड़ी स्पष्ट है। वो कहते हैं ना कि वही हल्ला बोल टैक्टिस। अरे हल्ला बोल से बाहर आ जाइए भाई। सर एक सेकंड रुक जाए, सरकार में हो सारे सुरेंद्र जी का नंबर है, आपके गवर्नमेंट आदर्श प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी, वो बोलेंगे। आप बोले सुरेंद्र जी। कहते हैं ना कि सर दामन पे कोई छीटा ना खंजर पे कोई दाग। हीरो भाई तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। ये आप उनकी तारीफ कर रहे हो या खिंचाई? हाँ, ये खिंचाई भी है, तारीफ भी है। ये कत्ल भी करते हैं करामात के साथ, क्योंकि खून का छींटा नहीं होता। आप इस चीज को देखिए। अभी यशवीर जी कह रहे थे, पता नहीं कैसे संत हैं, कह रहे थे थूक और मूत। किसके ऊपर मूता जा रहा है, थूका जा रहा है? यादवों के ऊपर मूता जा रहा है, थूका जा रहा है। कौन मूत रहा है? एक ब्राह्मण महिला मूत रही है। आप मेरी बात को समझिए। आज स्थिति यह है, मुजफ्फरनगर की बात बाद में आएगी, पहले जहां से प्रूव्ड है, आज अभी तक वहां की कोई गिरफ्तारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैसी कैसी बातें करने लगी सर। इस तरह से जातियों का नाम लेने के बजाय आपको सामाजिक समरसता की बात हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। कुछ एक लोग गड़बड़ कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को, यादवों को, ब्राह्मणों को। मैं पूरी बात कर रहा हूं ना सर, उसके बाद आप पूरी बात आ जाने दीजिए। उसके बाद इस देश को और प्रदेश को सोमालिया बनाने की साजिश चल रही है। सोमालिया बनाने की लॉलेसनेस। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, हमारे लोग चेक करेंगे। अरे तुम्हारे बाप का राज है जो चेक करोगे? उत्तर प्रदेश में क्या कोई कानून नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जगह सोमालिया का कोई मुख्यमंत्री है? तो मुसलमान मां वैष्णवी ढाबा क्यों चलाएगा? मैं बताता हूं, देखिए क्यों चलाएगा? मुसलमान मां वैष्णवी ढाबा चलाए, वो उसका जीएसटी का प्रॉब्लम है। आप जाइए जीएसटी वालों से कहिए कि साहब धर्म आधारित हमारे देश का संविधान किसी को भी कोई भी ढाबा कोई भी नाम रखने के लिए स्वतंत्र करता है, स्पष्ट है। हां, एक चीज जरूर तय है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई आदमी कोई नाम रखे, लेकिन वहां पर अपनी अगर एक वो लगा देगा, प्रोप्राइटरशिप लिखा होना चाहिए, तो प्रोप्राइटरशिप लिखिए। अगर मां वैष्णो दाल और अंदर अगर मान लो कर्मचारी बैठे हैं तो वो कह रहे हैं पैंट पतलून नहीं, अगर जो लोग पैंट और पतलून को चेक कर रहे हैं, इन्होंने की है चेक, पीछे हट गए, डरपोक लोग हैं ना, कायर लोग हैं। ये मैं तो सहारनपुर का रहने वाला हूं, ये जितने लोग हैं ये सब कायर लोग हैं, और ऐसे कायर लोग हैं कि जरा सा कायर का जेल जाने को तैयार है। कल एक मिनट, कल एक जगह लठ चला भाग लिए थे, आपसे कह रहे थे कि नहीं मैं किसी के साथ बहस नहीं करूंगा। मेरे से बात तो नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, किसकी बात थी? किसी न किसी की तो बात हुई ना सर। कल संडे था, हमारे पास कल जब चला इनके ऊपर तो भाग लिए। आज अगर है इनकी हिम्मत तो कहें इस बात को, क्योंकि देश का संविधान ये कहता है ब्रजेश भाई कि कोई भी आदमी कोई नाम रख सकता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अगर आप नाम रखने पे किसी को वो बाधित करेंगे तो अल कबीर का नाम मैं बड़ी स्पष्ट कहूं या बाकी चीजों के नाम इस तरीके का उचित नहीं है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं भाई, मुस्लिम होटल और ढाबों का नाम सनातनी परंपरा के हिसाब से क्यों रखा जाएगा? और अगर रखेंगे तो छापे पड़ेंगे, पकड़े जाएंगे, पतलून भी चेक होगी। ब्रजेश भाई, इसके पीछे सिर्फ ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कैसे? सिर्फ ये है कि ये बेसिक बात ये है कि वहां पे सबके जो नाम लिख दिए जाएंगे सब हो जाएगा। अब छूत अछूत का मामला सबसे बड़ा है। क्या अछूत के हाथ, क्या अछूत के घर का खाना, अछूत का मामला फिर कैसे होगा? ये है। अरे आपका मामला फंसा हुआ है अभी। अब आप देखिए, आप वाले मामले को लेकर प्रॉब्लम है जी, आपके होने की वजह से प्रॉब्लम है ढाबे में। नहीं, हमारे होने की वजह से नहीं, छूत के हाथ का नहीं खाना चाहते, ये है प्रॉब्लम। ये कह नहीं पा रहे हैं, ये तो गूगली कर रहे हो, घुमा रहे हो। ऐसा नहीं, आपके होने की वजह से ढाबे में कुछ इशू आ जाते हैं। आप देखिए कि कई कई पोस्टर आते हैं, वीडियो बनाई जाती है, खाना 5 स्टार से मंगा के अछूत के घर में खाया जाता, दिखाया जाता नहीं दिखाया जाता है। पहली बात तो कोई अछूत नहीं होता, ये शब्द आप गलत बोल रहे हैं।
संविधान में इस तरह की छुआछूत का कोई जगह नहीं है सर, सब कोई बराबर है सर। ये ट्रेडिशनल है, ये बाकायदा भारत के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो अब आप मुझे बताओ ना कि कोई मुसलमान माँ वैष्णवी ढाबा क्यों चलाएगा? आज बड़ा आप मुझे कन्विंस करो, चैनल को देख के ब्रजेश भाई आप मुझे कन्विंस करो। चैनल दिखा रहे साहब वो AK-47 और 56 और ये आतंकवाद का जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक चीज सवाल तो जवाब दे दो। अफसोस की बात है। अरे अब मेरे से अफसोस तो ले लो पहले, एक चीज तो जवाब दो। प्रमाणित नहीं हुआ। अभी जम्मू कश्मीर का एक मामला हुआ था, एक टीचर, आप तो एक तरफा बोले जा रहे हो, सवाल ही नहीं ले रहे हो। और न्यूज़ 18 ने आतंकवादी। थैंक यू सर। दूसरे का क्या नाम लेना सर? एक बात बताओ, कोई मुसलमान, एक सेकंड सुन लो, सुनो तो सही। अरे हजरत सुन तो लो। थैंक यू। आप मुझे बताइए कोई मुसलमान माँ वैष्णवी ढाबा क्यों चलाएगा? अशरफ साहब बोलिए। मुसलमान अगर चलाता तो उसमें हरज क्या? पहले हरज बताइए आप। भाई पहचान छिपा कर क्यों करोगे? भावनाएं आहत होती हैं, भावनाएं। मैंने कहा ना गौ मांस एक्सपोर्ट कर रहा है एक आदमी, और आपका बारी नहीं है। मतीन साहब की आवाज डाउन करो। अशरफ साहब, गौ मांस मुसलमान के नाम पे एक्सपोर्ट कर रहा है, इतना बड़ा एक्सपोर्टर कि आप उसको सलाम करते हैं। यहाँ की इकोनॉमी आपकी चला रहा है, वो चला सकता है मुसलमान नाम रख के। और कोई हिंदू अगर अपने मुसलमान अपने बिजनेस के लिए अगर माँ वैष्णो का नाम, भाई अगर कांवड़ में कोई नहीं खाना चाहता, आप उसकी भावनाओं पर क्यों आहत करते हैं? बात खाने की है ही नहीं। माँ वैष्णो खाना प्योर हिंदू खाना था, खाली इसलिए कि चूंकि माँ वैष्णो का नाम रख लिया तो गलत कर दिया। क्यों रखोगे? गलत नहीं किया, क्यों रखोगे? बिजनेस उसका है, उस होता उसके पार्टनर कुछ उसमें हिंदू रहे, रखो। हो सकता उससे कुछ पार्टनर उसमें हिंदू रहे, अल कबीर रख लो, कुछ पार्टनर रहे होंगे, कुछ और लोग रहे होंगे। जरूरत क्या थी माँ वैष्णो नाम रखने की? जाहिर सी बात है रोड साइड पे। अच्छा वो कह रहे हैं कि केरल का क्या है? अल कबीर के मालिक सतीश सब्बरवाल है। अगर मुसलमान पूछे क्या नाम है, सतीश सब्बरवाल है, मैं सही बता रहा हूं। अतुल सब्बरवाल, सतीश सब्बरवाल है, सही कह रही है ना। और उसमें इसमें एक अरेबियन है, उसके मालिक 35 देशों में 20 सवाल करता है। आप उनसे आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप सुनील कपूर से पूछिए? जवाब तो बीफ कंपनी का नाम अरेबियन क्यों रखा? पूछो इनसे। तुम मेरे बीच में कहा मुझे बोलने तो मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं ना, कौन सी बात है? हाँ सवाल करिए जरा। मैं कह रहा हूं हरज क्या है? हो सकता है उसमें कुछ पार्टनर्स नॉन मुस्लिम हो। इस मुल्क का कल्चर ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत। अच्छा देखो, मतीन खान कह रहे हैं भाई AK-47 जहां आतंकवाद होगा AK-47 नहीं दिखाएंगे तो क्या फूल दिखाएंगे? देखिए मैंने बता दिया, बड़ा ऐतराज है मतीन खान को। आपने खबर आज आपने न्यूज का इतना बड़ा टॉपिक रखा है, एक बाइट आपके पास नहीं थी किसकी? किसी भी लीडर की जो आप चला पाते। अरे 20 बाइट है, मैं सबकी बाइट थोड़ी चलाता हूं। किसी समाज आप अपना पक्ष रखो, नेता के कोई बाइट आपके पास है? चूंकि एक कथावाचक का मामला आया जब जो है कौन, तब तो फौरन अखिलेश जी बोल पड़े। आज की उसमें खामोश, कोई स्टेटमेंट उनका नहीं कि साहब बड़ा गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये अच्छा अखिलेश यादव ने नहीं बोला? कोई आया बताइए, चलाइए कोई बाइट अगर आपके पास है। कथावाचक वाली बाइट है ना, है कि नहीं है? कि उसको यादव थे तो इसलिए बोले आप। क्या ये तो ये मांग रहे हैं, तो यही हाल कांग्रेस का भी है। क्या है? बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई वकील का कोई लीडर के नहीं कोई बयान है कि गलत हो रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे वहां पे हो। मुसलमान लफ्ज जब आएगा तो लोग खामोश होते हैं और वोट चाहिए भर भर के इनको। देखिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये है इंटरप्शन का नुकसान। आगे से कभी किसी के बीच में मत बोलना, ये नुकसान होता है। ठीक है, सबको थैंक यू सर। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी कुछ बेहतरीन खबरों के साथ थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। फोक भारत ने मचाई धूम। फोक भारत बना नंबर